हेलो, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो स्वागत है आपका जेके सिविल सर्विसेज में दोस्तों। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस आती रहती हैं वो आप तक डायरेक्टली पहुंच पाएँ। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इस फ्री कंटेंट का बेनिफिट उठा सकें। और आप हमारी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो। इस पे आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे टेस्ट सीरीज़, पेड बैचेस, ये सारे के सारे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें आज क्या पढ़ने वाले हैं। एक बार कंटेंट देख लीजिए आप। ये सारा का सारा आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ में रिवाइज भी कर रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे, क्योंकि जो खुद के नोट्स होते हैं वो बहुत बेटर होते हैं। लिखी हुई चीज़ कभी भूलती भी नहीं है दोस्तों। तो साथ साथ में एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि साथ साथ जो भी पढ़ रहे हैं उनके नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस तो पढ़ा था, लेकिन आज डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा देख लेते हैं और डिटेल में। ठीक है, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है क्या चीज़ होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे आगे। इसका जो एसआई यूनिट होता है, जैसे डिस्टेंस का होता है वैसे का वैसा एसआई यूनिट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का भी होता है। क्या होता है वो? मीटर। मीटर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट होता है। और ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। हमारा डिस्टेंस क्या था? स्केलर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं था। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है। और ये इट कैन बी ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन हमने डिस्टेंस के केस में क्या पढ़ा था कि वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगी? डिस्टेंस से या तो छोटी होगी या फिर उसके बराबर होगी। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के या तो छोटी होगी या उसके बराबर होगी, उससे बड़ी कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज़ लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस। जब डिस्प्लेसमेंट के नीचे डिस्टेंस को ले आए तो लेस देन इक्वल्स टू 1। तो हम ये निकाल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशो होगी वो हमेशा या तो 1 से छोटी होगी या फिर उसके बराबर होगी। तो ये कंक्लूजन निकाला हमने इस रिलेशन से। अब देखो, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ठीक है, सपोज करो कोई बॉडी इस रास्ते से जा रही है, ये रास्ता जो फॉलो कर रही है, यहाँ से होती हुई यहाँ से यहाँ तक जाएगी, बी पॉइंट तक। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस जो यहाँ से जाने में ये पूरे का पूरा रास्ता उसने ट्रैवल किया, ये पूरे का पूरा डिस्टेंस, ये कहलाएगा हमारा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मतलब ए और बी, ये इनिशियल पॉइंट आ गया ए और ये आ गया फाइनल पॉइंट बी। इन दोनों के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? ये वाला। तो ये बन जाएगी उसकी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल डिस्टेंस जो बॉडी ट्रैवल करती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो दोनों पॉइंट्स के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस, उसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या चीज़ होती है? वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशो होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम के अंदर कितनी बॉडी डिस्प्लेस होती है वही उसकी वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, या आप इसको बोलो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशो, या फिर एक यूनिट टाइम के अंदर कितनी डिस्प्लेसमेंट आएगी बॉडी के अंदर, वो क्या बन जाएगी? उसकी वेलोसिटी। दोनों का मीनिंग एक ही होगा। इसका भी यूनिट क्या होगा? देखो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो इसका यूनिट क्या बन गया? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या बन गया? मीटर पर सेकंड। ये इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये भी हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट का केस था। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया तो डिस्प्लेसमेंट खुद क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। अब वो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो ये जो वेलोसिटी है ये भी क्या हो जाएगा? हमारा
वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड के मामले में क्या था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या था वहाँ पे, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस के स्केलर होने से स्पीड भी हमारी क्या हो गई थी, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट खुद ही एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी हमारी क्या बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या चीज़ होती है देखो ज़रा। ठीक है, हम बोलते हैं ये चीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सपोज करो ये हमारा रेफरेंस है, ये हमारी एक लाइन है। ठीक है, ये ज़ीरो आ गया इसका ओरिजिन। ठीक है, ज़ीरो आ गया इसका ओरिजिन। ज़ीरो के राइट साइड की अगर बात करोगे इस तरफ, तो सारी की सारी चीज़ पॉजिटिव आएगी, सारी की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव में कंसीडर करी जाएंगी। लेकिन ज़ीरो से लेफ्ट साइड पे अगर जाएंगे हम, तो सारी की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाएंगी। तो यही होता है डायरेक्शन का इफेक्ट। अगर राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव। ठीक है, इसी केस में क्या होता है, वेलोसिटी हमारी नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड, ज़ीरो से लेफ्ट साइड की ओर। और यहाँ पे भी क्या होता है रिलेशन, वेलोसिटी हमेशा स्पीड से या तो लेस होगी या इक्वल होगी। तो वेलोसिटी के नीचे स्पीड आ गया, लेस देन इक्वल्स टू 1। तो वेलोसिटी और स्पीड की रेशो भी हमेशा लेस देन या फिर इक्वल्स टू 1 के बराबर ही हो सकती है, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। कितनी टाइप्स की होती है वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी भी आती है। ठीक है, पहले वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है इसको कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोला जाता है। अब यहाँ पे होगा क्या, वहाँ पे स्पीड के केस में क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये बन जाएगा हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या आ जाएगा, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसा हमने स्पीड के केस में पढ़ा था। ठीक है, सेम हो जाएगा, बस वहाँ पे डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी। एवरेज के मामले में क्या हो जाएगा, पूरे की पूरी डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इन दोनों की रेशो बोलो, या टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, कितनी टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने करी और कितना टोटल टाइम लिया, वही उसका क्या बन जाएगा, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, सारे की सारी चीज़ों को ज्वाइन कर लो, ठीक है, कंबाइन कर लो और उसकी एवरेज वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, अगर इफ़ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से क्या कर रही है, चेंज कर रही है, तो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। अब इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, यू से, यू, और फाइनल वेलोसिटी को वी से, यू प्लस वी अपॉन 2। ये क्या बन जाता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। ये फॉर्मूला कब लगेगा, इफ़ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से क्या होगी, चेंज होगी, तभी ये फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। नेक्स्ट है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम के इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी उसकी, वही क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट नोट जो यहाँ पे हमने मेंशन करे हुए हैं, देखो आप, स्पीड और वेलोसिटी दोनों के सेम यूनिट्स होते हैं, क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड। क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड। स्पीड का भी यही यूनिट होगा, वेलोसिटी का भी यही यूनिट होगा, मीटर पर सेकंड। स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है और ये वाली वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, एक तो ये आ गया पॉइंट इंपॉर्टेंट। अब क्या बोल रहा है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन के ऊपर होगा, स्ट्रेट होगा मोशन, ठीक है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा स्पीड और वेलोसिटी का, दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स स्पीड और वेलोसिटी दोनों बराबर होंगी, स्पीड भी वही होगी और वेलोसिटी भी वही होगी। कब, जब मोशन एक स्ट्रेट लाइन पे होगा। ठीक है नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, दूसरे के कंपैरिजन में एक की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में और दूसरे की वेलोसिटी पहले के रिस्पेक्ट में, उसी को क्या बोला जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी। देखो यहाँ पे जैसे
सपोज करो ये एक बॉडी है ए, ये बॉडी है बी। अब ए की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी बी के कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी, यही क्या कहलाएगी इसकी रिलेटिव वेलोसिटी। अब मेरे कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, जब भी निकलेगी दूसरे के कंपैरिजन में निकलेगी, दूसरे को रेफरेंस पॉइंट लेके ए की वेलोसिटी निकलेगी, उसी को बोला जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। सपोज करो इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, ए की वेलोसिटी है वी ए और बी की वेलोसिटी है वी बी। क्या कहा मैंने, वापस से देखो अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दो बॉडीज़ हैं, एक ए आ गई और दूसरी बी आ गई, ठीक है। ये जो ए बॉडी है या ए ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी कितनी है वी ए, ये वी ए वेलोसिटी से मूव कर रही है, और वी बी सॉरी ये जो बी बॉडी है ये किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, वी बी वेलोसिटी से ये मूव कर रही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी इनकी वी ए बी। अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, ए की भी वही डायरेक्शन है और बी की भी वही डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, ठीक है, जब डायरेक्शन सेम होगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी, एक इस तरफ जा रहा है दूसरा इस तरफ आ रहा है, या एक इस तरफ आ रहा है दूसरा इस तरफ जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी, तब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे वी ए माइनस वी बी, दोनों को माइनस कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर देंगे और सेम डायरेक्शन में प्लस कर देंगे। यही होता है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। मीन्स एक की वेलोसिटी दूसरे के कंपैरिजन में, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या है उसको कंसीडर करके वेलोसिटी निकालना। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेलरेशन। क्या होता है ये एक्सेलरेशन, ठीक है। देखो भाई, एक्सेलरेशन क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो किस रेट से चेंज हो रही है, मतलब एक सेकंड के अंदर वेलोसिटी के अंदर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, बॉडी कितनी वेलोसिटी अपनी चेंज कर रही है, वही क्या बन जाता है उसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, इन दोनों की रेशो होती है, उसी को बोला जाता है एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी चेंज कैसे होगी, कैसे निकालेंगे, चेंज मतलब पहले उसकी कितनी होगी, उसके बाद बढ़ गई होगी या कम हो गई होगी, ठीक है। तो वी आ गई हमारी फाइनल वेलोसिटी जो बाद में थी, और यू आ गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो पहले थी। जब दोनों को माइनस कर लेंगे ये हमारा निकल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, और डिवाइड करवा देंगे टाइम से, तो हमारी निकल के आ जाएगी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, वही क्या कहलाएगा उसका एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसके यूनिट्स क्या होंगे, देखो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी है तो ऊपर वेलोसिटी, वेलोसिटी के यूनिट क्या होते हैं मीटर पर सेकंड, क्या होते हैं मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड आगे वेलोसिटी के यूनिट, और नीचे है टाइम, टाइम के यूनिट आगे सेकंड, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी सेकंड ये भी सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा यूनिट किसका एक्सेलरेशन का। अब यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहा है तो वेलोसिटी खुद ही क्या है वेक्टर क्वांटिटी, तो ये एक्सेलरेशन भी क्या बन जाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो अगर वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, पहले वेलोसिटी कम थी बाद में वेलोसिटी ज़्यादा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा v इज़ ग्रेटर देन u। अगर v u से बड़ा है, v मतलब फाइनल वेलोसिटी जो बाद में होगी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्टिंग में होगी, अगर बाद वाली ज़्यादा है मीन्स क्या हो गया पहले कम थी फिर बढ़ गई, ठीक है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, उस केस में क्या होगा हम उसको बोलते हैं वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। क्या है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी पहले से बढ़ जाती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर वेलोसिटी पहले से घट जाती है मींस u वाली ज़्यादा है v वाले से, v वाली कम हो गई, फाइनल कम हो गई इनिशियल ज़्यादा हो गई, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन भी बोला जाता है और रिटार्डेशन भी बोला जाता है। यहाँ से कई बार पूछा गया एग्जाम में रिटार्डेशन क्या होता है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या बोला जाता है रिटार्डेशन। अब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है उसी को बोला जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं आपकी।
अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कुछ मैंने फिगर्स ड्रा करी हैं यहाँ पे। ये देखो ए से अगर बी की ओर बॉडी को जाना है, ए से बी की ओर, तो सपोज करो पहले उसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, फिर 15 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो पहले देखो 20 थी इनिशियल और फाइनल कितनी है 10, तो क्या हो गया पहले से घट गई, कम हो गई। इसी को बोला जाता है डी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। और यहाँ पे इस केस में क्या होगा, ए से बी जाना है, पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर 15 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 20 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 30 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ये पहले 10 थी, फाइनल क्या हो गई 30, तो क्या हो गई इंक्रीज हो गई। इसी को बोला जाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या बोला जाता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब देखो भाई, ए बॉडी फॉलिंग डाउन फ्रॉम ए हाइट, सपोज करो कोई ये हाइट है हमारे पास, अगर यहाँ से कोई बॉडी, ये वाली बॉडी है, सपोज करो ये नीचे गिरती है नीचे की ओर, इस हाइट से, ये हाइट आ गई है बिल्डिंग मान लो आप, ठीक है, इस बिल्डिंग से ये बिल्डिंग आ गई, ठीक है, इसके ऊपर कोई बॉडी रखी हुई है, अगर ये बॉडी हाइट से नीचे की ओर आती है, ठीक है, क्या कोई बॉडी अगर हाइट से नीचे की ओर आती है, या फिर ए बॉडी रोलिंग डाउन ऑन स्मूथ इनक्लाइंड प्लेन, ये इनक्लाइंड प्लेन लगा लो आप, ठीक है, अगर कोई बॉडी रोल करके नीचे की ओर आती है यहाँ से यहाँ की ओर, दोनों केसेस में क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी हाइट से आप नीचे की ओर लाते हो, ठीक है, या फिर स्मूथ इनक्लाइंड प्लेन पे कोई बॉडी रोल करवाते हो नीचे की ओर लाते हो, दोनों के दोनों केसेस में क्या होगा हमारा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दोनों के दोनों केसेस में। अब देखो ये जो एक्सेलरेटर होता है हमारी गाड़ी के अंदर लगा हुआ, एक होता है एक्सेलरेटर, क्लच, ब्रेक। ये जो एक्सेलरेटर होता है, अगर आप एक्सेलरेटर प्रेस करते हो तो बॉडी के अंदर क्या आता है, एक्सेलरेशन, मींस एक्सेलरेट हो रही है, मूव कर रही है वो, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो उससे क्या होता है, डी एक्सेलरेशन, मींस उस एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है, घट जाती है, उसी को बोला जाता है डी एक्सेलरेशन। ब्रेक के एप्लीकेशन से क्या होता है, डी एक्सेलरेशन, और एक्सीलेटर को दबाने से क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं आपकी। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, जो भी मोशन सर्कुलर पाथ पे होगा, जो भी मोशन सर्कुलर पाथ पे होगा इस तरह से, उसी को क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन, इसके अंदर एक्सेलरेशन होता है, तभी इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है, इतना याद रखो आप, ठीक है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसमें क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है मोशन की, वो हर एक पॉइंट के ऊपर चेंज करती है, हर एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट डायरेक्शन होती है। देखो यहाँ पे ये टेंजेंट बनाए हुए मैंने, सपोज करो ये बॉडी इस सर्कल पे मूव कर रही है, इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, इस पॉइंट पे ये वाली होगी, इस पॉइंट पे ये वाली होगी, इस पॉइंट पे ये वाली होगी, टेंजेंट होंगे, ठीक है। सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रा करते हो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोशन की डायरेक्शन को। इस यहाँ पे ये होगी, यहाँ पे ये होगी, यहाँ पे ये होगी। तो आप देख रहे हो हर एक पॉइंट के ऊपर इसकी अलग अलग वैल्यू है, हर एक पॉइंट के ऊपर इसकी अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है इसको एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर डायरेक्शन के बारे में पूछ सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, तो हर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन क्या होती है, डिफरेंट होती है, हर पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शन होती है। अब सपोज करो ये बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर वे में, ये इस तरह से जा रही है, ठीक है, इस तरह से जा रही है ये बॉडी। अब एक तो फोर्स इसको बाहर की ओर लाएगी, बाहर की ओर फोर्स लगेगी, एक फोर्स बाहर की ओर लगेगी और एक फोर्स अंदर की ओर लगेगी। जो अंदर की ओर लगेगी वो उसको सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए लगेगी, और उसको बैलेंस करवाने के लिए एक आउटसाइड फोर्स लगेगी इक्वल मैग्नीट्यूड की, ठीक है। क्या कहा मैंने, सपोज करो कोई बॉडी हमारी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, ठीक है, तो दो फोर्स इसके ऊपर एक्ट करती हैं, एक आउटसाइड डायरेक्शन में और एक इनसाइड डायरेक्शन में। इनसाइड वाली इसको पकड़ के रखती है ताकि ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर पाए, और इसी को बैलेंस करवाने के लिए एक आउटसाइड इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स लगती है, ठीक है, उसको बैलेंस करवाने के लिए। और ये जो आउटसाइड वाली होती है इसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आउटसाइड डायरेक्शन में लगती है इसको बैलेंस करने के लिए। इनसाइड वाली को बैलेंस करने के लिए जो फोर्स लगती है आउटसाइड में, उसको क्या बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
और जो इनसाइड वाली लगती है इसको सर्कुलर पाथ पे चलाने के लिए उसको क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स इसको हेल्प करती है ताकि ये सर्कुलर वे में मूव कर सके, और ये वाली फोर्स इस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए लगाई जाती है। ठीक है, कोई भी चीज़ हमारी सर्कुलर पाथ पे फॉलो कर रही है, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है, तो उसके ऊपर दो फोर्स एक्ट करती हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है ये आउटसाइड डायरेक्शन में लगती है, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ये इनसाइड डायरेक्शन में। ठीक है, इतना याद रख लो आप। अब इनकी एग्जांपल्स भी होती हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, वो आगे सारी डिटेल्स में चीज़ें आएंगी। ठीक है, अभी जो जो चीज़ें आ रही हैं वो मैं समझाता जा रहा हूँ आपको। अब ये भी इम्पोर्टेंट आ जाता है। ठीक है, क्या है ये, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को ग्राफिकल वे में, ग्राफ की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप। ठीक है, वही क्या कहलाता है उसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का जो रिलेशन शो करेगा उन ग्राफ्स की बात करेंगे। ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट के अंदर होगी, अगर बॉडी रेस्ट के अंदर होगी, ये आ गया टाइम का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और ये डिस्प्लेसमेंट का वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस केस पे क्या होगा, बॉडी रेस्ट में है तो ये देखो इस टाइम के साथ कोई भी इसके अंदर वेरिएशन नहीं आएगी, तो ये वाला ग्राफ होगा। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस किसके लिए, रेस्ट के केस में होगा। रेस्ट के केस में ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर बॉडी मूविंग विद ज़ीरो एक्सेलरेशन, अगर उसके अंदर ज़ीरो एक्सेलरेशन है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगी लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये कब होगा, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद ज़ीरो एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखो थर्ड केस में यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर बॉडी के अंदर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ रहा है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, कर्व विद पॉजिटिव स्लोप। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पे कर्व बनेगी। ठीक है, यहाँ पे कर्व बनेगी लेकिन पॉजिटिव स्लोप होगी उसकी। अब जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तब क्या हो जाएगा, ये ऊपर की ओर था कर्व, अब ये नीचे की ओर आ जाएगा कर्व। ठीक है, तो क्या हो गया, कर्व विद नेगेटिव स्लोप। क्या हो जाएगा, कर्व विद नेगेटिव स्लोप, ये वाला। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं अब आपकी। ठीक है, इनको ध्यान में रखना कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होता है रेस्ट के केस में, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ज़ीरो एक्सेलरेशन होगा तो स्ट्रेट लाइन होगी विद पॉजिटिव स्लोप। अगर यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो स्लोप विद पॉजिटिव स्लोप होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो स्लोप विद नेगेटिव स्लोप, कर्व विद नेगेटिव स्लोप। कर्व कैसी बनेगी, नेगेटिव स्लोप की बनेगी। ठीक है, नोट में देखो आप यहाँ पे, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स एवरेज वेलोसिटी। ये जो स्लोप होती है डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ के बीच की, इसको ये किसको रिप्रेजेंट करती है, एवरेज वेलोसिटी को। किसको, एवरेज वेलोसिटी को। आप ऐसे याद रखो, अब डिस्प्लेसमेंट आ गया, टाइम आ गया, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन शो करता है, वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी भी कौन सी होगी, एवरेज वाली। ठीक है, अब वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट आ गया, टाइम आ गया, तो ये रिप्रेजेंट करने वाली कौन सी क्वांटिटी होगी यहाँ पे, वेलोसिटी। तो ये एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले क्या था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन कैसे शो करेंगे ग्राफ। अगर बॉडी ज़ीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, अगर बॉडी के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो बॉडी कैसी होगी, जैसे अभी ऊपर पढ़ा हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा ये वाला, और ये वाला वेलोसिटी को। पहले क्या था, ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो सेम केस होगा यहाँ पे भी। अगर ज़ीरो एक्सेलरेशन होगा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा विद सम इनिशियल वेलोसिटी तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव। ठीक है, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। अगर पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो होगा लेकिन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होते ही ये ग्राफ कहाँ से शो स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, ज़ीरो से स्टार्ट होते ही ये स्ट्रेट लाइन जाएगी। यहाँ पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी तभी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तभी जाके ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है,
अगर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा होगा तो इसी तरह से ऊपर की ओर स्लोप जाएगी, और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा तो ऐसे जाएगा। ठीक है, ये वाला केस थोड़ा सा अलग है, देख लेना आप ध्यान से। और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन तो बॉडी क्या करेगी, यहाँ से नीचे की ओर आएगी, डाउनवर्ड। नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो डाउनवर्ड की ओर आएगी। अब इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे भी देख लो, ठीक है, ग्राफ को एक बार देख लेना, किसी किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं इसलिए मैंने सारे करवा दिए आपको। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। जो स्लोप होगी वेलोसिटी और टाइम के बीच में वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्सेलरेशन को। और जो एरिया होता है स्पीड और टाइम ग्राफ के बीच का, उसको वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। आप इस तरह से याद रख लो, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी और टाइम आ गया तो बचा क्या, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए होगा, एक्सेलरेशन को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, स्पीड भी आ गई, टाइम भी आ गया, तो स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच गया कौन सा, डिस्टेंस, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है अब आपका। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अब आपको। अब पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की इक्वेशंस किस पर्सन ने दी थी, गैलीलियो ने, इसीलिए इनको बोला जाता है गैलीलियो इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, गैलीलियो इक्वेशंस ऑफ मोशन। तीन तरह की इक्वेशंस होती हैं हमारे पास, तीन इक्वेशंस होती हैं। फर्स्ट, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड आ गई s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। और थर्ड आ गई v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, ये तीन आ गई इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे देखो, ये u क्या चीज़ है, v क्या चीज़ है, a क्या चीज़ है, s क्या चीज़ है, t क्या चीज़ है। तो u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, जो स्टार्टिंग में बॉडी के अंदर वेलोसिटी होगी। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, मतलब आखिर में उस बॉडी के अंदर कितनी वेलोसिटी होगी। a क्या होता है, एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन होगा। s किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट भी दे देता है लेकिन पर्टिकुलरली आप किसको याद रखो, डिस्टेंस को। s रिप्रेजेंट किसको करता है, डिस्टेंस को। और t टाइम को। ये सारी की सारी चीज़ें देगा, आप उस इक्वेशन का यूज़ करो जिससे हमारी वैल्यू निकल जाए। तो न्यूमेरिकल में हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे, कैसे हम न्यूमेरिकल निकालेंगे इन इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, वो आगे आएगा। इन्हीं इक्वेशंस का यूज़ करके हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, किस तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं और कहाँ पे कौन सी इक्वेशन हमने यूज़ करनी है। ठीक है, वो जब ये यूनिट हमारा मोशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में लास्ट पे न्यूमेरिकल लेके आऊँगा इन्हीं इक्वेशंस के ऊपर। ठीक है, तब तक जो स्टैटिक पोर्शन है वो आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, अब लास्ट हमारा ये टॉपिक रहता है एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, क्या होती है ये एंगुलर वेलोसिटी। सबसे पहले तो ये वेलोसिटी है तो ये क्या आ जाएगा हमारा, वेक्टर क्वांटिटी। क्या आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। और इसको रिप्रेजेंट किसके साथ किया जाता है, ओमेगा के साथ। ये डब्ल्यू इस तरह का डब्ल्यू होता है। ठीक है, ओमेगा बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, ओमेगा। तो W से एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब ये बराबर किसके होती है, सपोज करो ये हमारा सर्कल है, ये वाला जो बना हुआ है। ठीक है, आपके सामने ये सर्कल आ गया। अब सर्कल का ये आ गया सेंटर, ये पॉइंट आ गया सेंटर। यहाँ से यहाँ तक ये क्या, इसका रेडियस r, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है r। सपोज करो ए बॉडी मूव करती है ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर, ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर, और इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, थीटा, एंगल थीटा। थीटा एंगल यहाँ से यहाँ जाने में उसने कवर किया। ठीक है, यहाँ पे एंगल की फॉर्म में वेलोसिटी होगी, इसीलिए इसको बोला जाता है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ए से बी में जाने में उसने क्या किया, थीटा एंगल डिस्टेंस ट्रैवल किया। टाइम कितना लिया, टी टाइम लिया ए से बी जाने में, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, थीटा एंगल उसने ट्रैवल किया। अब डब्ल्यू किसके बराबर होता है, कितना एंगल उसने ट्रैवल किया, डब्ल्यू किसके बराबर होगा, कितना एंगल, मतलब थीटा कितने टाइम में, कितना एंगल कितने टाइम में ट्रैवल किया, यही क्या बन जाता है उसका एंगुलर वेलोसिटी। अब ये थीटा आ गया। अगर हम पूरे की बात करें, ए बॉडी को यहाँ से मूव करना है ए पॉइंट से, फिर वापस जाके ए पॉइंट पे ही आना है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री।
360 डिग्री। एक एंगल की वैल्यू कितनी, एक सर्कल की वैल्यू कितनी होती है, सरकमफ्रेंस 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री उसने क्या किया, पूरे का पूरा डिस्टेंस ट्रैवल किया। हम 360 डिग्री को पाई की फॉर्म में लिख सकते हैं 2 पाई। पाई की वैल्यू होती है 180, 2 इंटू 180 360, कितना 2 इंटू 180 360 आ गया। तो 360 ये आ गया, और टाइम कितना लिया उसने, टी, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, टी मतलब टोटल टाइम जो उसने लिया। अब 1/t किसके बराबर होता है, n के बराबर हो जाता है। 1/t n के बराबर होता है। n क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी टाइम का इन्वर्स होता है। अगर 1/t है तो वो n के बराबर हो जाता है। किस, क्या होता है ये n, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इतना याद रखो अभी कि 1/t किसके बराबर हो जाएगा, n के। तो ऊपर वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ओमेगा इज इक्वल्स टू, ये 2 पाई था, 1/t किसके बराबर हो गया, n, तो 2 पाई n के बराबर हो गया हमारा ओमेगा। क्या आ गया, 2 पाई n के बराबर। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई n। और इसका जो यूनिट होता है, किस यूनिट के अंदर इसको मेजर किया जाता है, तो वो होता है रेडियन। कौन सा, रेडियन। एंगुलर वेलोसिटी को रेडियन के अंदर मेजर किया जाता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी आज। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे फॉरवर्ड करेंगे, इसके आगे जो भी रह गया वो कवर कर लेंगे। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, अच्छा लगे बुरा लगे जो भी लगे, बट कम से कम अपनी साइड से कोई ना कोई रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिए। ठीक है, और इसको अच्छे से शेयर भी करें, और साथ साथ इसके नोट्स बनाते चलें आप। ठीक है, ओके, थैंक यू।